क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप को आसानी से पहचाना जा सकता है, या फिर ऐसे कोई ग्रुप है जो प्लस एम के साथ साथ माइनस एम इफेक्ट भी शो करते हैं? तो ऐसी कंडीशन में किसका इफेक्ट डोमिनेट होता है? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस वीडियो लेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम माइनस एम सीरीज को समझने से पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आज के डिस्कशन में हम लोग की एटम किसके रिगार्डिंग यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस डबल बॉन्ड के साथ अगर एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोई एटम प्रेजेंट है तो ये जो एटम होगा वो की एटम कहलाएगा। इसी तरह से मान लो मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है और बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ किसी भी कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच ग्रुप या एटम होगा उसको हम की एटम कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास NH2 ग्रुप जो है इस डबल बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो इस ग्रुप का जो एटम इस सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा वो की एटम कहलाएगा। यानी इसमें ये जो नाइट्रोजन एटम जो होगा ये की एटम होगा। इसी तरह से मान लो इस डबल बॉन्ड के साथ कार्बोक्सिली ग्रुप जो है वो सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये जो कार्बन होगा ये इसका की एटम कहलाएगा। इसी तरह से मान लो बेंजीन के साथ हमने सल्फोनिक ग्रुप को जोड़ रखा है, यानी ये मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो की एटम कौन सा बनेगा? की एटम बनेगा इसमें सल्फर, क्योंकि ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ब्रोमोबेंजीन में की एटम हमारे पास Br एटम बन जाएगा। यानी आज की जो थ्योरी है उसको हम की एटम के बेस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। मेसोमेरिक इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है और परमानेंट इफेक्ट होने के कारण ये किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर आयन में स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होने के बाद हमेशा प्रेजेंट रहता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में कंजुगेशन का होना जरूरी है और कंजुगेशन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और ये डीलोकलाइजेशन परमानेंट होता है तो इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल M सिंबल से भी शो करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कह सकते हैं, तब इसका सिंबल कैपिटल R हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह से ही मेसोमेरिक इफेक्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का हो सकता है, या तो ये प्लस एम हो सकता है या फिर माइनस एम हो सकता है। प्लस एम सीरीज में या प्लस एम में वो ग्रुप या एटम आते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और इसी तरह से माइनस एम की सीरीज में वो ग्रुप या एटम आते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मुझे दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट है तो इसमें कंजुगेशन होना जरूरी है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में अगर कंजुगेशन प्रेजेंट है तभी उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है। कंजुगेशन को हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कंजुगेशन के साथ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जिसके बेस पे किसी भी एटम या ग्रुप को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये ग्रुप या एटम प्लस एम सीरीज का है या फिर माइनस एम सीरीज का है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसे सभी जो ग्रुप होते हैं वो प्लस एम कैटेगरी के होते हैं। यहां पे हमने जितने भी ग्रुप मेंशन करे हैं इन सब में की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे यहां पे जितने भी एटम या ग्रुप लिए गए हैं इन सभी में नाइट्रोजन की एटम होगा जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसी तरह यहां पे जितने भी ग्रुप रखे गए हैं इनमें ऑक्सीजन की एटम बनेगा जिस पे लोन पेयर होगा, और यहां पे सल्फर की एटम बनेगा जिस पे लोन पेयर होगा। इसी तरह से यहां पे हेलोजन जो होंगे वो इसमें की एटम बनेंगे और इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी ग्रुप या एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो ऐसी कंडीशन में उसका एक लोन पेयर ही कंजुगेशन में पार्ट ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन है इनके पास दो या फिर तीन लोन पेयर हैं। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन हो, चाहे वो सल्फर हो या फिर हेलोजन हो, अपने केवल एक लोन पेयर को ही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं।
अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ जितने भी ग्रुप हमने मेंशन करे हैं इन सब के की एटम पे लोन पेयर है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर ये ग्रुप कंजुगेशन में होंगे तो इनकी कार्बन से हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण अब ये -I कैटेगरी के बन जाएंगे और साथ में लोन पेयर को डोनेट करने के कारण ये +M कैटेगरी के होंगे। एक जनरल स्टेटमेंट दें तो हम कह सकते हैं कि इन ग्रुप में जो +M इफेक्ट होता है वो -I से डोमिनेट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, जबकि मेसोमेरिक में अभी हमने डेफिनेशन में देखा है कि इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजीली मूव हो जाते हैं, इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट होता है। क्या ये सभी ग्रुप या एटम के लिए लागू होता है? तो यहाँ पे हेलोजेंस जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। अगर मैं इनके लिए स्टेटमेंट दूं तो यहां मैं ऐसा कह सकता हूं कि हेलोजन के केस में हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने के कारण इसका जो -I इफेक्ट होता है वो +M से ज्यादा होता है। और बाकी सभी ग्रुप के लिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे जितने भी ग्रुप हमने मेंशन करे हैं इनका +M इफेक्ट जो होता है वो -I पे डोमिनेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में अगर की एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये किस तरह से अपना +M इफेक्ट शो करता है। जैसा अभी मैंने मेंशन किया था कि अगर किसी एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है और ये अगर की एटम है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी कंजुगेशन सिस्टम में यहाँ के जो कार्बन होगा उससे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इस तरह से यहाँ के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस कारण से ये -I कैटेगरी के ग्रुप बन जाएंगे। अब मान लो इसमें जेड का जो लोन पेयर है वो इस तरह से मूव कर जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो है कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंजुगेशन की कंडीशन कैसे फुलफिल होती है इसको अगर हम रीचेक करें तो यहां पे हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर किसी भी पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो तो ऐसा लोन पेयर उस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहता है, इसीलिए जेड जो है अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर सकता है। और जैसे ही लोन पेयर यहां आया होगा ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहां चला गया होगा, यानी इससे हमारे पास इस तरह से इसकी सेकंड RS की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसकी सेकंड RS में खास बात होगी क्या कि जेड ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कोई भी एटम जब अपना लोन पेयर को डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी उस पर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किए होंगे इस कार्बन पर यानी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कंजुगेशन में होने के कारण आगे मूव करेंगे और अगेन ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहां चले जाएंगे और इससे थर्ड RS की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें बेंजीन की पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगली RS में ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव होंगे और अब ये पाई बॉन्ड जो है टूट कर यहां नेगेटिव चार्ज बना लेगा और इससे इसकी फोर्थ RS की फॉर्मेशन हो जाएगी और बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी लास्ट RS में कुछ इस तरह से मूव करेगा और वापस हमारे पास यहां पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा जिससे इसकी फिफ्थ RS बन जाएगी। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ RS की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ RS जो है वो 5 बनेंगी, यानी इसमें 5 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। खास बात यह है कि ये सभी RS जो होंगी हाइपोथेटिकल होंगी, इमेजिनरी होंगी। इसको हमने सिर्फ इसीलिए कंसिडर करा है ताकि RH यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकें। अगर इन पांचों RS के हाइब्रिड की बात करें यानी इन पांचों RS का जो मिक्सचर होगा वो इसकी रियल स्ट्रक्चर होगी जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अच्छे से ये सीख चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में ऐसा पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन ने कंजुगेशन में पार्ट लिया है या फिर रेजोनेंस में पार्ट लिया है तो बेंजीन में टोटल 3 बॉन्ड है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बेंजीन के थ्रू टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो रहा है। जेड अपना एक लोन पेयर यूज कर रहा है, यानी इसमें टोटल जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर मान लो कि एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी कंडीशन में ये सभी जो ग्रुप होते हैं ये अपना +M इफेक्ट शो करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि किसी भी ग्रुप या एटम पर जब
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है या नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसी कंडीशन में वो हमेशा प्लस आई सीरीज का होता है। और अगर इनके लिए स्टेटमेंट की बात करें तो इन सभी ग्रुप में जो इनका प्लस एम इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है क्वेश्चन में कि इन ग्रुप को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो मुझे कहीं भी CS2 नेगेटिव लिखना है तो मैं इसको कुछ इस तरह से क्वेश्चन में दे सकता हूं कि यहाँ पे CS2 Mg X लगा देता हूं। यहाँ पे X मेरे पास कोई भी हेलोजन हो सकती है, यानी कि ये मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिख दिया है और यहाँ पे कोई ना कोई कंजुगेटेड सिस्टम होगा, जैसे यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट होगी। तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन में मेटल किसी भी एटम के साथ जुड़ा हो उस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और उसके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी कि ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज को या तो इस तरह से डायरेक्ट लिख सकता है या फिर क्वेश्चन में हमको इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के दे सकता है। इसी तरह कहीं भी O नेगेटिव या तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि वहां पे ONA लिख दें। तो अगेन हमने अभी डिस्कस किया है कि कहीं भी मेटल अगर आ गया तो उस मेटल पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा लोगे और उसके एडजेसेंट जो भी एटम जुड़ा होगा उस पे आप नेगेटिव चार्ज लगा लोगे। यानी इस तरह से मैं O नेगेटिव को ONA की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है जिसके की एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी ये Z नेगेटिव जो है इनमें से कोई एक हो सकता है। क्योंकि इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए अभी क्या करेगा, इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण ये प्लस आई की कैटेगरी का हो जाएगा। अब मान लो इसने अपने इस नेगेटिव चार्ज को इस तरह से डोनेट कर दिया तो बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके इस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे मूव कर लेगा। यानी इससे हम इसकी सेकंड आरएस की फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर इस सेकंड आरएस को कंडीशन फर्स्ट की सेकंड आरएस के साथ कंपेयर करें तो सबसे खास बात क्या थी, उसमें हमारे पास यहाँ पे जेड के पास लोन पेयर था और अब हमारे पास जेड के पास नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी एटम अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जबकि यहाँ पे जेड ने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करा है तो इसलिए जेड के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी डेफिशिएंसी या कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास सेकेंड आरएस बनेगी इस ऑर्थो कार्बन पे आने वाला नेगेटिव चार्ज अगेन कंजुगेशन में होगा और ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से माइग्रेट करेगा कि अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां शिफ्ट हो जाएगा और इससे इसकी थर्ड आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें बेंजीन की पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी अगली आरएस में ये चार्ज इस तरह मूव करेगा और यहां से इसका पाई बॉन्ड जो है मूव होके इस कार्बन पे आ जाएगा और इससे बेंजीन के ऑर्थो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी और लास्ट आरएस में ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा कि जेड पे वापस जो है नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल की ये फिफ्थ आरएस बन जाएगी। अगर मैं इस आरएस की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल ने टोटल 5 आरएस की फॉर्मेशन करी है। अगेन ये पांचों की पांचों आरएस जो होंगी ये इमेजिनरी होंगी, हाइपोथेटिकल होगी और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगी जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल या इस आयन के थ्रू टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। अगर मैं ऐसा पूछूं कि इस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, क्योंकि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब बेंजीन जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में यूज कर रहा है और Z जो है एक नेगेटिव चार्ज यानी एक लोन पे डोनेट कर रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज और यहां से 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। कंडीशन नंबर 3, इस कंडीशन में अगर की एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे ग्रुप या एटम हमेशा -I के साथ साथ -M इफेक्ट शो करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इसने अपना -I इफेक्ट शो किया है। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके पाई बॉन्ड के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो इसलिए अब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अट्रैक्ट कर सकता है जिससे कार्बन और Z के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चूंकि Z को इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसलिए इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो जाएगी और बेंजीन के ऑर्थो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से हम इस कंपाउंड की इस सेकंड आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं।
अब इस RS में ये बनने वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से पूरे सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का पैटर्न है और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस रिंग में पूरी तरह से डीलोकलाइज हो सकता है। अब इसकी थर्ड RS में होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक होगा कि यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन से बेंजीन की पैरा पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा, यानी इससे हम इसकी थर्ड RS बना लेंगे। और इसकी फोर्थ RS में अब ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा और इससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज इस पैरा पोजीशन से वापस ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा और ये इसकी फोर्थ RS होगी। फिफ्थ RS में क्या होगा, ये कार्बन और Z के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और कार्बन और Z के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन से वापस इस Z पे आ जाएगा। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल के थ्रू हम 5 RS की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगेन ये पांचों RS जो होंगी ये इमेजिनरी होंगी, हाइपोथेटिकल होंगी, यानी ये सिर्फ ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करेंगी। अगर इस मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी रियल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के थ्रू टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, तो इसमें यहाँ के जो 3 पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा, यानी इस मॉलिक्यूल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके लिए इनमें से किसी भी ग्रुप को हम कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी ग्रुप में जो की एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी भी ग्रुप पे की एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक चीज तो हम डैम श्योर कह सकते हैं कि ऐसे जो ग्रुप होंगे हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, यानी माइनस आई के प्रोडक्शन के लिए हमको इन ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को देख के हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इस टाइप के जो ग्रुप होंगे हमेशा माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होती है और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कभी भी अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को लीव नहीं करते हैं। इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अगर मुझे इनकी माइनस एम की बात करनी है तो इन सभी ग्रुप में मुझे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को निकाल के चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब इस कार्बन या कार्बोकैटायन पर टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है इस कार्बन में अभी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये आसानी से माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है। अब बात करते हैं इस ग्रुप की। यहाँ पे ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक इसके पास लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड के कारण इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर के कारण इसके पास टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब खास बात यह है कि जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो कभी भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी इसका ऑक्टेट जो है कभी भी बढ़ नहीं सकता। इसलिए अपने ये स्टेटमेंट दे देंगे कि ये जो ग्रुप होगा कभी भी माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता। इसी तरह ये जो तीसरा ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं और 4 बॉन्ड्स के कारण इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 होंगे, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इस ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसमें ऑक्टेट के एक्सपैंड न होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप भी अपना माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं 4th नंबर ग्रुप की। 4th नंबर ग्रुप में यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इस नाइट्रो ग्रुप के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब खास बात यह है कि अगर मैं इन दोनों ग्रुप को आपस में कंपेयर करूं तो दोनों के पास नाइट्रोजन है,
दोनों के पास नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और दोनों के पास नाइट्रोजन जो है वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को रखे हुए हैं। बट खास बात ये है कि ये जो ग्रुप होता है ये -m इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो अपना -m इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बना कि इस नाइट्रो ग्रुप ने -m इफेक्ट क्यों शो करा, जबकि इसने अपना -m इफेक्ट शो नहीं करा, जबकि दोनों ही नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, यानी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। इन दोनों को अभी हम इसी वीडियो में एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। अगर कहीं भी फास्फोरस 4 बॉन्ड बना के रखता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के कारण उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी यहाँ पे फास्फोरस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। बट फास्फोरस की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है और एक्सपैंड करने के कारण ही अभी 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी बड़ी आसानी से एकोमोडेट कर लेता है, यानी ऐसा ग्रुप जो होगा हमेशा -m इफेक्ट शो करेगा। तो यहां तक के डिस्कशन में मुझे एक चीज समझ में आ गई, अगर किसी ग्रुप के की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक चीज तो मैं कंफर्म कह सकता हूं, ऐसे ग्रुप हमेशा -i की कैटेगरी के होंगे। -m के लिए मुझे 2 चीजें देखनी है, क्या उनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है क्या, या फिर वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रुप होंगे ये अपना -m इफेक्ट शो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल में मेरे पास एनिलीनियम आयन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी कि ये जो सिस्टम होता है कंजुगेशन की बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अगर सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में होता है। अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के मैं एक चीज तो कंफर्म कह सकता हूं कि ये कुछ इस तरह से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, यानी ये इस तरह से अपना -i इफेक्ट शो करेगा। अगेन -i इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पोलरिटी डेवलप होती है, यानी जिसमें पोल डेवलप हो जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल को लीव नहीं करते हैं। अब मान लो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लें तो होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहां से ब्रेक करके यहां चले जाएंगे। तो इस एनिलीनियम की मैं एक सेकंड RS को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस RS में क्या होगा कि यहां पे ये जो दोनों बॉन्ड थे ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नया डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो होंगे ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या ऐसी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अब आप खुद देखो, यहां पे जो मेरे पास नाइट्रोजन है उसने 5 बॉन्ड बना लिए और एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहां का जो नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट हो गया। क्या हो गया? पेंटावेलेंट। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नाइट्रोजन कभी भी किसी भी कंडीशन में 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रॉन्ग है। क्या मैं ऐसा कह दूं कि इसका पॉजिटिव चार्ज कभी भी बेंजीन में नहीं जा सकता? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा यहां रहेगा। तो मैं कह सकता हूं ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं इस एग्जांपल की। इस एग्जांपल में मेरे पास नाइट्रोबेंजीन दी गई है। अगर मैं इन दोनों में देखूं, यहां नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इस नाइट्रोजन को देखूं तो इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बट खास बात यह है कि इस नाइट्रोजन ने सभी तरफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, जबकि इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है। चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अभी क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा, तो इसने अपना -i इफेक्ट शो करा है। और अगर मान लो ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, अब ये ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अब ये जो बॉन्ड होगा उसमें पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन पे डे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, यहां से बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर चला जाएगा। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन की दूसरी RS ड्रॉ करूं
तो इस RS में इन दोनों बॉन्ड को हमने एज इट इज बना लिया क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं करा। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड था, जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करा। खास बात क्या होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। अगर इन दोनों RS को मैं आपस में कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज ये समझ में आई कि इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, ऑक्टेट पूरा था। इस नाइट्रोजन ने अभी भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी अगेन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा है। बट इस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अब ये आसानी से इस ऑक्सीजन की हेल्प से अपना -m इफेक्ट शो कर सकता है। कंडीशन नंबर 4, अगर मान लो कि एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड हो तो ऐसी कंडीशन में हमको 2 सब कंडीशन और चेक करनी है। जैसे इस एग्जांपल में बेंजीन के रिस्पेक्ट में X जो है वो की एटम है और X और Y के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। ये डबल भी हो सकता है या मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको 2 सब कंडीशन को और चेक करना पड़ेगा, जिसमें पहली सब कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास की एटम है जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड शुरू हुआ है, यानी जो इस तरह से कंजुगेशन में जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर जो है वो हमेशा एब्सेंट होना चाहिए। अभी हमेशा एब्सेंट क्यों होना चाहिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड सब कंडीशन क्या है, सेकंड इसकी कंडीशन है कि ये जो हमारे पास Y है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो X से ज्यादा होनी चाहिए। यानी पहली कंडीशन क्या है कि X के पास लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट हो गया तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और दूसरा Y की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो X से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसकी सेकंड सब कंडीशन बन गई। अगर ऐसा कोई भी ग्रुप इन 2 कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो वो 4th कैटेगरी या 4th केस बन जाएगा और इसमें हमेशा -m इफेक्ट होगा। चूंकि Y की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इन बॉन्ड में इस तरह से डाइपोल जनरेट हो जाएगा। हम कह सकते हैं ऐसे ग्रुप जो होंगे वो -m के साथ साथ -I कैटेगरी के होंगे। अब इन ग्रुप को पहचानना बहुत ज्यादा आसान है, हमको सिर्फ इतना सा हिस्सा ढूंढना है। अगर किसी ग्रुप में इतना सा हिस्सा हम मैच कर लेते हैं उन 2 सब कंडीशन को फॉलो करते हुए, तो ऐसे ग्रुप जो होंगे -m कैटेगरी के होंगे। जैसे यहां जितने भी ग्रुप मेंशन किए गए हैं इनमें X और Y के बीच में डबल बॉन्ड रखा गया है। अब खास बात यह है कि इन सभी में जो ग्रुप है, यहां से लेकर ये जो ग्रुप है, इन सब में कार्बन जो है की एटम बनेगा, यानी इनका कार्बन जो है वो X बन जाएगा और ऑक्सीजन जो है इन सब में Y बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बन पे 4 बॉन्ड बने हैं। जिन ग्रुप को अभी हमने हाईलाइटेड कर रखा है इनमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब इस पे लोन पेयर एब्सेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि Y जो कि यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X यानी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। यानी इन सभी ग्रुप में ये कार्बन जो है ये बन जाएगा हमारे पास X और इस पर लोन पेयर एब्सेंट है और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा एटम यानी ऑक्सीजन जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास Y जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसी तरह ये जो ग्रुप होगा वो इसी तरह की कंडीशन फुलफिल करेगा, क्योंकि बस इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि सल्फर जो है वो हमारा की एटम X बन जाएगा और ऑक्सीजन जो है अगेन जो है की एटम Y बनेगा। सल्फर पे लोन पेयर एब्सेंट है, पहली सब कंडीशन फुलफिल कर ली, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, ये हमने दूसरी सब कंडीशन फुलफिल कर ली। इसी तरह से मान लो मेरे पास इस ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसमें कुछ इस तरह के ग्रुप होते हैं जिनमें ये जो ग्रुप होता या ये जो एटम होता ये X बनता, 4 बॉन्ड बनाने के कारण इस कार्बन पर लोन पेयर एब्सेंट होता और नाइट्रोजन इसमें Y बनता जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस कार्बन यानी X से ज्यादा होती। तो इस तरह के जितने भी ग्रुप हमने मेंशन करे हैं ये सभी ग्रुप जो होते हैं वो -m के साथ साथ -I कैटेगरी के होते हैं और अगेन इनमें -m जो होता है वो -I पे डोमिनेंट होता है। अब इन 2 एग्जांपल के थ्रू हम ये देखते हैं कि ऐसे ग्रुप जो होते हैं वो किस तरह से -I और -m को ऑपरेट करते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, चूंकि बॉन्ड की पोलैरिटी इस साइड ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और वो भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो इसके परसेंटेज एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इन बॉन्ड में डायपोल डेवलप हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो है कुछ इस साइड रहेगी। यानी कि ये जो ग्रुप होगा इस तरीके से माइनस आई इफेक्ट को शो कर सकता है। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज और इसके कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। यानी एल्डिहाइड का ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। ये पूरा सिस्टम जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा। अब जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करेंगे, तो इस कंपाउंड की हम सेकंड आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस आरएस में ये दोनों बॉन्ड जो होंगे वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और यहां दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहां का हाइड्रोजन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा? क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां मूव होंगे, ये जो पाई बॉन्ड होगा इस तरह से ऑक्सीजन पर मूव हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे यानी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह अब ये पॉजिटिव चार्ज हैं बाकी पूरे सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, तो हम इसकी और आरएस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की, क्योंकि इस ग्रुप में यहां पे ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है जो कि सभी बाकी एटम से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी इसमें जो बॉन्ड का डायपोल होगा वो कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। यानी ऐसा जो ग्रुप होगा अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और जैसे ही बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगी, नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, यहां से बेंजीन का पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होने के कारण ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी दूसरी आरएस को ड्रॉ करूं तो इसमें ये दोनों जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे। यहां के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। चूंकि इस ट्रिपल बॉन्ड में हमने केवल एक पाई बॉन्ड को यूज करा है और प्रीवियस वीडियोस में हमने इसे देखा है कि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें केवल एक पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्ट ले पाता है। तो होगा क्या, इसके बाकी दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इन मॉलिक्यूल के थ्रू हम माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट को ऑपरेट कर पाएंगे। अब यहां पे हम इन दोनों इंटरेस्टिंग ग्रुप को डिस्कस करते हैं। अगर इन दोनों ग्रुप को देखें तो इनमें हमको दो तरह की कंडीशन फुलफिल होती दिखती हैं। जैसे मान लो मैं इस नाइट्रोसो ग्रुप को कंसिडर करूं तो इसमें मैं कंडीशन अगर फोर्थ को चेक करूं, कंडीशन फोर्थ क्या थी कि की एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और इसमें वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कुछ समय के लिए मैं ऐसा मान लूं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जनरली होता क्या है क्वेश्चन में आपको ग्रुप के ऊपर लोन पेयर बना के नहीं दिया जाता, और सपोज मैं ऐसा भूल गया कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था और मैंने कुछ समय के लिए मान लिया कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, तो ये जो होगा ये हमारे पास कंडीशन फोर्थ को फुलफिल करेगा। कंडीशन फोर्थ को फुलफिल करने के कारण ये माइनस एम कैटेगरी का हो जाएगा। तो यहां पे मैंने मान लिया कि कंडीशन फोर्थ या केस फोर्थ के कारण अगर ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो करे तो किस तरह से करेगा। इसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को यहां से विड्रॉल करेगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ब्रेक होके यहां चले जाएंगे और इससे एक आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें यहां के दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। चूंकि इस एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट क्या था? अगर की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हो ऐसे ग्रुप हमेशा प्लस एम की सीरीज के होंगे। इसका मतलब ये हुआ अब इसमें प्लस एम भी पॉसिबल है। अब प्लस एम के लिए मैं ब्लू कलर को यूज कर रहा हूं कि इसके लोन पेयर जो है कुछ इस तरह से मूव होंगे जिससे ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएंगे। यानी इससे मैं एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें यहां के दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और
इस ऑक्सीजन के पास पहले से डबल बॉन्ड बना हुआ था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा है तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट होगा। अब मान लो इन दोनों आरएस को आपस में कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस आरएस को सपोज मैं मान लेता हूं RS1, यानी ये मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और इसको मैं मान लेता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो आपने एक खास बात ये देखी कि ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ये कंडीशन फर्स्ट को और फोर्थ को दोनों को फुलफिल करते हैं। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इनके की एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है और ये अपना +m को शो करके इस तरह की RS बना सकते हैं जिसे हम RS1 मान रहे हैं। और इसी तरह से ये जो ग्रुप है कंडीशन फोर्थ यानी केस फोर्थ को फॉलो करते हुए -m इफेक्ट शो कर सकते हैं और इस तरह की RS बना सकते हैं जिसे मैं RS2 कह सकता हूं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोई भी ग्रुप अगर +m के साथ साथ -m इफेक्ट को भी शो कर सकता है तो दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होगा? ये दोनों इफेक्ट प्रेजेंट होंगे बट कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होगा इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं? इसको समझने के लिए हमको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखनी होगी। अगर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं आपस में कंपेयर करूं और प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है उसको रिकॉल करके देखूं तो मैं इजीली ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सबसे पहले तो मुझे उस हिस्से के जहां पे चार्ज डेवलप हुआ है या चार्ज खत्म हुआ है यानी जो एटम RS बनाने में इन्वॉल्व होते हैं या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं मुझे वहां के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जैसे इस RS के लिए मुझे चार्ज नाइट्रोजन पे है और कार्बन पे है तो इन दोनों हिस्सों के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसी तरह से इस RS में मुझे चार्ज ऑक्सीजन पे और कार्बन पे दिखाई दे रहा है तो यहां के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक चीज हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि अगर कहीं भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे कार्बन के पास 3 बॉन्ड बने होते हैं यानी ऐसा कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इसी तरह से कहीं भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अगेन ये 3 बॉन्ड बनाए होता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कारण इसके पास हो जाते हैं 6 और एक नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास हो जाते हैं 8। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसके पास यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है और कार्बोकेटायन के पास मैं लिख सकता हूं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो यहां का जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर एब्सेंट है इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है बट इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और एक बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास हो जाएंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन यानी ये जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। अगर मैं दूसरी RS को देखूं तो यहां पे जो O नेगेटिव है इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए पहले मुझे इस स्ट्रक्चर में यह देखना होगा कि इस ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर थे वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो यहां पे मैंने उन 2 लोन पेयर को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया यानी इसके पास 2 लोन पेयर तो पहले से थे और पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आया है और एक बॉन्ड इसने नाइट्रोजन के साथ बना रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से पकड़ने हैं और टोटल यहां पे 6 और हैं तो इस हिस्से के पास टोटल जो है 8 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इतना करने के बाद इन दोनों RS को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो RS1 है उसमें नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, जबकि सेकेंड RS में इस O नेगेटिव का तो ऑक्टेट पूरा है बट इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसलिए इन दोनों RS में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो RS फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा आएगी, यानी RS फर्स्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके हर एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। इसके बेस में अब मैं कह सकता हूं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो इस कारण से इसका प्लस m जो होगा वो माइनस m पे डोमिनेट होगा। ठीक है, यानी कि अब हमारी स्टेटमेंट ये बन गई कि कोई भी ग्रुप या एटम अगर प्लस m के साथ साथ वो माइनस m कैटेगरी का है, यानी प्लस m भी शो कर सकता है और माइनस m भी शो कर सकता है, तो हमेशा उसका प्लस m इफेक्ट डोमिनेंट होगा क्योंकि प्लस m को शो करते वक्त उस RS के सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जबकि माइनस m को शो करते वक्त उसकी RS के सभी एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कंडीशन नंबर 5,
अगर मान लो कि एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रुप या एटम होते हैं ये हमेशा अपना -m और -i इफेक्ट शो करते हैं। जैसे यहां पे सपोज मैंने मान लिया जो Z की एटम है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी Z जो है हेलोजन हो सकता है और हेलोजन में फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन छोड़ दूं उसके नीचे के सभी एलिमेंट जो होते हैं जैसे फास्फोरस जो होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन को छोड़ दें उसके नीचे के सभी एलिमेंट जैसे सल्फर वगैरह के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। इसी तरह से बोरोन कहीं भी 3 बॉन्ड बनाए हुए होगा तो हमेशा इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। अब एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण होगा क्या, सपोज मैंने मान लिया कि जेड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इस तरह से वो अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले तो ये तो उसका -i इफेक्ट होगा। अगर उसने इस कंजुगेटेड सिस्टम के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इससे उसने -m इफेक्ट शो करा है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसकी अगर सेकेंड RS बनाए तो यहां के दोनों बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। कार्बन और जेड के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और बेंजीन के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जेड पे कौन सा चार्ज आएगा, चूंकि जेड के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जेड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल में देखें तो यहां पे मेरे पास बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर बोरोन कहीं भी 3 बॉन्ड बनाए होता है तो टेक्निकली ये कार्बोकेटाइन की तरह होता है, यानी इसके पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब ये इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता है तो इसने -i इफेक्ट शो किया है, और अगर इसके कंजुगेशन में ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाए तो इस तरह से इसने अपना -m इफेक्ट शो करा है। और अगर इसकी RS को ड्रॉ करें तो इसकी RS में होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज बनाने हैं क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा। कार्बन और बोरोन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और बोरोन पे जो दोनों H थे वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होंगे। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये इस तरह से इसकी सेकंड RS बना लेंगे। कंडीशन नंबर 6, ये जो कंडीशन है ये एक्चुअली कंडीशन नंबर 5 का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें किसी भी एटम पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो या फिर आपस में कंजुगेशन के थ्रू सेपरेट हो तो इस तरह से उसमें कंडीशन 6 फुलफिल हो जाती है। अगर मैं Y के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो अब ये क्या करेगा, इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को Z में डोनेट कर देगा क्योंकि Z के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल के वही सब केस या वही सब एग्जांपल होंगे जो अभी हमने पॉइंट नंबर 5 में यानी केस नंबर 5 में डिस्कस करे हैं। तो Y के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो Y ने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें अपना +m को शो करा है, और इसी तरह Z के रिस्पेक्ट में बात करूं तो Z ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो अपना -m इफेक्ट शो करा है। अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि Y ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो Y के ऊपर तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसमें Y ने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करा है। और प्रीवियस वीडियो के साथ साथ इसी वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई एटम अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट करता है तो उस पर डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन जेड के खाली ऑर्बिटल में गए हैं तो इसलिए जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये इसकी सेकंड RS बन जाएगी। अगर मान लो इस मॉलिक्यूल में हम इस इफेक्ट को ड्रॉ करें तो होगा क्या कि ये जो Y के इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह से मूव होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव होंगे जिससे पाई बॉन्ड जो होगा ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां चला जाएगा। तो इससे मैं इसकी एक RS और ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें Y और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे कार्बन और Z के बीच में अगेन डबल बॉन्ड बनेगा, Z के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कॉन्सेप्ट की सिंप्लिसिटी के लिए यहां पे हमने कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल नहीं करा है। हमारा मेन मोटिव ये है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसका मतलब ये हुआ 6 नंबर कंडीशन और 5 नंबर कंडीशन जो है दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल कंडीशन है और दोनों में जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं वो सेम होते हैं। अब इस कंडीशन को इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो Cl के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है और Cl के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस Cl के d ऑर्बिटल में चले जाएंगे और अगर मैं इसकी सेकेंड RS को ड्रॉ करूं तो होगा ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में गए हैं। इस C के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करा है। इसी तरह से इस एग्जांपल में हम कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे सल्फर है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये नेगेटिव चार्ज इस सल्फर के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल डबल और सिंगल इस तरह से कंजुगेशन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरह से मूव होंगे और बेंजीन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चला जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड होगा ये यहाँ चला जाएगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल की मैं RS को ड्रॉ करूं तो होगा ये कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहां आ जाएगा तो यहां पे हमने एक नया बॉन्ड बना दिया। और क्या चेंज आएगा, और चेंज ये आएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है जबकि कार्बन और सल्फर के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, इसका H कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि इसमें O ने अपना नेगेटिव चार्ज दिया है इसलिए O पर किसी तरह की डेफिशिएंसी जनरेट नहीं होगी और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करके सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में चले गए हैं इसलिए सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसकी इस तरह से RS ड्रॉ हो जाएगी। कंडीशन नंबर 7, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कार्बोकैटायन और लोन पेयर बेरिंग ग्रुप या एटम आपस में सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है या फिर आपस में कंजुगेशन के थ्रू सेपरेटेड है तो ये दोनों तरह के जो सिस्टम होते हैं ये कंजुगेशन को शो करते हैं। और इसमें होगा क्या कि ये जो Y के पास लोन पेयर है वो इस तरह से डोनेट हो जाएगा, यानी इसमें Y ने अपना प्लस M इफेक्ट शो किया है। इसी तरह से यहां से लोन पे डोनेट होगा जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अगेन इसमें Y ने अपना प्लस M इफेक्ट शो करा है। अगर मैं इसकी RS ड्रॉ करूं तो यहां पे कार्बन और Y के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन की जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि Y ने अपना लोन पेयर दिया है और कोई भी एटम जब अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ये जो होगी इसकी दूसरी RS इस तरह से बन जाएगी। अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहां के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा जबकि कार्बन और Y के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन की डेफिशिएंसी तो यहां पे दूर हो गई है इसलिए उस पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं आएगा। क्योंकि इस Y ने अपना लोन पे डोनेट करा है तो Y के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस तरह से इसकी मैं इस सेकेंड RS को ड्रॉ कर पाऊंगा। अब यहाँ पे Y कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो जैसे कंडीशन 1 में हमने जितने भी ग्रुप मेंशन किए थे जिनके की एटम पर लोन पेयर थे वो सभी के सभी ग्रुप जो होते हैं वो यहाँ पर Y की जगह हो सकते हैं। अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी इसका ऑक्सीजन एटम जो है वो इस कार्बोकैटायन के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, यानी ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ डोनेट होगा। अगर मैं इसकी RS को ड्रॉ करूं तो इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हमने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन पर पहले से एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे तो एक लोन पेयर बचा हुआ रहेगा, एक लोन पेयर डोनेट करने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लो मैं इसको 1 नंबर की RS बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड नंबर की RS बोल रहा हूं, यानी इसको मैंने 1 नंबर मान लिया और इसको मैंने सेकंड नंबर मान लिया। और अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों RS में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो RS की स्टेबिलिटी में हमने ये देखा था कि अगर किसी RS में पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होती है तो वो RS ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पे पाई बॉन्ड की संख्या 0 है जबकि यहां पर पाई बॉन्ड की संख्या 1 है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होने के कारण जो स्टेबिलिटी है उसके लिए मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि सेकेंड RS की स्टेबिलिटी जो है वो फर्स्ट से ज्यादा होगी।
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जैसा अभी हमने मेंशन करा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इस हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन पॉजिटिव की बात करूं तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और अभी इसी वीडियो में हमने देखा है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो टोटल उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यहां पे ऑक्सीजन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं और साथ में उसके पास एक लोन पेयर है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और एक लोन पेयर के कारण टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इस आरएस का इस हिस्से से ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि इस आरएस में इस सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस आरएस की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहां पे हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इस तरह से पूरे सिस्टम में कंजुगेशन है, क्योंकि यहां पे सिंगल डबल और सिंगल का पैटर्न है। अब होगा क्या, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कुछ इस तरह से डोनेट होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहां शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करूं तो इस आरएस में इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इस बॉन्ड को हमने डिस्टर्ब नहीं करा है, इसलिए ये बॉन्ड एज इट इज चला जाएगा। यहां का जो ये बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे हमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब यहां से ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक होके यहां शिफ्ट हो गया है, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में अब नया बॉन्ड बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसकी सेकेंड आरएस हो जाएगी। अगर मान लो मैं बोलूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगेन मान लो इसको मैं मान लेता हूं ए और इसको मैं मान लेता हूं बी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि रूल अभी हमने यही समझा था। अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड देखूं तो इस मॉलिक्यूल में या इस कैटायन में 3 पाई बॉन्ड है, जबकि यहां पे टोटल पाई बॉन्ड है वो 4 है। एक यहां पे है, फिर यहां पे और यहां पे है, ये 3 हो गए और एक यहां पे हो गया। इसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा होने के कारण अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो जो BRS है उसकी स्टेबिलिटी A से ज्यादा होगी। और इस केस में इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करा है, इसका मतलब इसने अपना +m इफेक्ट को शो किया है। कंडीशन नंबर 8, अगर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन फ्री रेडिकल कंजुगेशन में है, तो यह भी इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट को शो कर सकता है। अब होगा क्या, अगर मैं इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इसने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बॉन्ड के कारण इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि इसके पास यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये कार्बोकेटाइन की तरह से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जैसा कि अभी हमने इसी वीडियो में देखा है, अगर सपोज इस कार्बन पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज होता, तो हमने इस वीडियो में क्या करा था कि पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया था। वो इसलिए शिफ्ट किया था, कार्बोकेटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बट अब यहां पे अगर मान लो कार्बन फ्री रेडिकल है, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को तो आप शिफ्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इस पाई बॉन्ड को होमोलेटिकली क्लीवेज करना पड़ेगा। होमोलेटिकली क्लीवेज का मतलब यह है, इस पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उनका मैं इन दोनों कार्बन पे इक्वल बंटवारा कर दूंगा। यानी इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। अब जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड को बना लेगा और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। यानी अगर मैं इसकी आरएस को ड्रॉ करूं तो इसकी आरएस में ये दोनों बॉन्ड एज इट इज चले जाएंगे, इनको हमने डिस्टर्ब नहीं करा है। इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एज इट इज मूव करेंगे और इस कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। अब ये अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, तो इससे हम कुछ और आरएस को और ड्रॉ कर सकते हैं।
आई होप आपने आरएस के वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो आप इजीली इसकी बाकी आरएस को ड्रॉ करके कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लस एम सीरीज की। प्लस एम सीरीज में वो ग्रुप या एटम रखे जाते हैं जो कॉन्जुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो प्लस एम कैटेगरी का होगा। और ये जो पूरी सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है, यानी CS2 नेगेटिव का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम होगा, जबकि नाइट्रोसो ग्रुप का इस सीरीज में सबसे वीक प्लस एम होगा। अगर मैं पहले तीन को आपस में कंपेयर करूं तो मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा जो एटम या ग्रुप होगा हमेशा प्लस एम कैटेगरी का होगा। और इसमें प्लस एम का ऑर्डर इस बात पर डिसाइड होगा कि जिस एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है और यहां पे नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास है। चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ये इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो आसानी से ये डोनेट कर पाएगा, इसलिए इसका प्लस एम बढ़ जाएगा। जबकि यहां पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, यानी ये O नेगेटिव का ऑक्सीजन आसानी से चार्ज को होल्ड कर पाएगा, या मैं ऐसा कह दूं इसकी डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, इसीलिए इसका प्लस एम जो है कम हो जाएगा। इसी तरह से इन तीनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी हम इंटरेस्टिंग चीज को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2R यानी 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास 1 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एब्सेंट है। अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी इस Nr2 में होना ऐसा चाहिए था। इन दोनों अल्काइल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पे ज्यादा पहुंच जाने चाहिए थे और इस नाइट्रोजन पर इन दोनों के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, अब ये अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन पे डोनेट करेगा और इसके नाइट्रोजन पर इस NH2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यानी इन तीनों के अगर मैं ऑर्डर को देखूं, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये बेटर डोनर होना चाहिए था और इसका प्लस एम इस NH2 से ज्यादा होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, वो NH2 के प्लस एम को ज्यादा बता रहा है और Nr2 के प्लस एम को कम बता रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसमें ऑर्बिटल के पैरेलल ना रहने के कारण है। इस कॉन्सेप्ट को वैसे तो हम SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में डिटेल में समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे ब्रीफिंग करूं तो यहाँ पे होगा क्या, इन 2R ग्रुप के हिंड्रेंस के कारण नाइट्रोजन का जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में था उस p ऑर्बिटल के साथ इसके ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रह पाएंगे और पैरेलल p ऑर्बिटल के कारण ही रेजोनेंस पॉसिबल होता है। जब ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रह पाते या 90 डिग्री पे चले जाते हैं उसको हम ऑर्थोगोनल कंडीशन कहते हैं। यानी इसमें ऑर्थोगोनल कंडीशन जो होगी इसके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा होगी और ऑर्थोगोनल कंडीशन होने के कारण अब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस या कंजुगेशन में या तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा या वीकली पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसलिए इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी ये इन तीनों में से सबसे वीक प्लस एम रखता है। और ऐसा ही कुछ यहां पे होता है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पे R ग्रुप अटैच है और ये अगेन R अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करेगा। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अगर मैं कंपेयर करूं, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इस ग्रुप का जो प्लस एम है वो OH से ज्यादा आना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, OH का प्लस एम OR से ज्यादा होता है और इसका रीजन भी वही है जो यहाँ पे हमने मेंशन करा। यहाँ पे R ग्रुप के कारण ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे इनकी p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल नहीं रह पाते और इस हिंड्रेंस के कारण ही इसका प्लस एम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप की बात करूं तो इन दोनों ग्रुप में क्रॉस कंजुगेशन के कारण इनका प्लस एम जो है डिक्रीज हो जाता है। क्रॉस कंजुगेशन को हम मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन डिफरेंट हेलोजन की बात करूं तो इन हेलोजन का जो ये प्लस एम का ऑर्डर होता है वो इसके ऑर्बिटल के साइज के कारण होता है। इसमें ऑर्बिटल का साइज किस तरह से प्लस एम को इफेक्ट करता है, अगेन ये मेसोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशन में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं माइनस एम सीरीज की। माइनस एम सीरीज में वो ग्रुप या एटम रखे जाते हैं जो कंजुगेशन के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेते हैं या खींच लेते हैं। ये जो पूरी सीरीज होती है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप का
माइनस एम इस सीरीज में सबसे पावरफुल या सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इस ग्रुप का माइनस एम इस सीरीज में सबसे वीक होता है। जब हम एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, वहां पे हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर्स के कारण इन दोनों सीरीज में फ्लक्चुएशन आ जाता है। अब हम बात करते हैं प्लस माइनस एम सीरीज, यानी यहां पे जितने भी ग्रुप या एटम हमने मेंशन करे हैं, ये प्लस एम के साथ साथ माइनस एम कैटेगरी के भी होते हैं, यानी इनसे दोनों इफेक्ट शो होता है। और किसी भी ग्रुप या एटम से प्लस एम के साथ साथ माइनस एम भी शो हो तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों इफेक्ट शो करता है, बट प्लस एम जो होता है वो माइनस एम के रिस्पेक्ट में उसमें ज्यादा डोमिनेट होता है। और इसके डोमिनेट होने का कारण ये है कि उसकी जो आरएस बनती है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। अब मान लो किसी भी ग्रुप में मुझको डाउट है कि ये प्लस माइनस एम कैटेगरी का है या नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे सपोज मैंने मान लिया कि ये जो बेंजीन है, यानी ये जो फिनाइल ग्रुप है, मुझे इसमें डाउट है कि ये प्लस एम और माइनस एम कैटेगरी का है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इनमें जिस भी ग्रुप पे आपको डाउट हो उसके साथ एक बार कार्बोनाइन जोड़ लेना है और एक बार कार्बोकेटाइन जोड़ लेना है। जैसे मान लो मुझे डाउट है इसमें, तो मैंने क्या करा, इसके साथ यहां पे कार्बोनाइन को अटैच कर दिया और इसके साथ यहां पे कार्बोकेटाइन को अटैच कर दिया। अब इस वाले एग्जांपल में देखो, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में होने के कारण इस तरह से मूव करेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहां आ जाएगा और ऐसा होने पर मैं इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर पाऊंगा, जिसमें ये दोनों बॉन्ड एज इट इज जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पे इस फिनाइल ग्रुप ने इस नेगेटिव चार्ज को कंजुगेशन में होने के कारण ग्रैब कर लिया, यानी कि यहां पे इस फिनाइल ने अपना माइनस एम इफेक्ट शो करा है। इसी तरह से अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, इसमें पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड जो है ये इस तरह से ब्रेक होगा और अगर मैं इसकी दूसरी आरएस को ड्रॉ करूं तो इसमें ये दोनों बॉन्ड एज इट इज चले जाएंगे, यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिनाइल जो रिंग होती है वो कार्बोकेटाइन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकती है, यानी ये अपना प्लस एम इफेक्ट शो कर सकती है। अगर मान लो मेरे पास ये 3 एग्जांपल दिए गए हैं और हमें इनमें सभी तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करना है, तो एरो से इन इफेक्ट को किस तरह से शो करते हैं उसको देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास क्लोरोबेंजीन दी गई है, तो क्लोरो को देखते ही मेरे दिमाग में 2 चीजें आ गई, एक तो इसके पास लोन पेयर है और एक इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर देगा तो रेड एरो के थ्रू इसने अपना प्लस एम इफेक्ट शो करा है। अगर मान लो मैं इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को कंसिडर करूं तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में अगर ले लेगा तो इस ब्लू एरो के थ्रू इसने अपना माइनस एम इफेक्ट शो करा है। इसी तरह से अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, यहां पे सल्फर एटम है, तो मेरे को 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये इसके पास लोन पेयर है, यानी कि ये इस तरह से अपना प्लस एम शो कर सकता है, यानी ब्लू एरो से ये अपना प्लस एम को शो करेगा। फिर मुझे याद आया कि इसमें सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, यानी ये रेड कलर से अपना माइनस एम शो करेगा। और अगर मैं इसमें मल्टीपल बॉन्ड वाली कंडीशन देखूं तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो होगा क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से मूव करेंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह से मूव होगा, यानी इसमें ब्लैक वाले तरीके से ये इसमें प्लस एम को शो करेगा। और अगर तीसरे और लास्ट एग्जांपल में देखें, यहां पे मेरे पास नाइट्रोसो ग्रुप है, तो इसका लोन पेयर अगर इस तरह से मूव हो तो ब्लैक वाले तरीके से इस ग्रुप ने अपना प्लस एम इफेक्ट शो करा है। और मान लो बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड को देखूं तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से मूव कर सकता है, यानी रेड वाले एरो के थ्रू ये अपना माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। यानी यहां पे जितने भी एग्जांपल हमने लिए हैं इन सभी में प्लस एम के साथ साथ माइनस एम भी है। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ग्रुप में जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो माइनस एम से ज्यादा डोमिनेट होता है, क्योंकि प्लस एम के वक्त जितनी भी आरएस बनती हैं उनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल में इस वीडियो में देखा था।
तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि किसी भी ग्रुप को देखकर हम कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो प्लस एम सीरीज का है या फिर माइनस एम सीरीज का है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको ये मटेरियल रेलेवेंट लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।